जाएंगे। अखिलेश यादव ने कभी बोला कि मायावती के साथ आप दोबारा नहीं करेंगे ना? ऐसा नहीं, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मायावती ने साफ बोला कि मुझे नहीं जाना है। क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो गए तरुण पुनिया और वो दूसरे नेता जो हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसे ही उठ के चल दिए? ऑब्वियसली उसके पीछे कोई सोच रही होगी। और क्या अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस में लेकर के ये प्रयास किया गया कि मायावती जी को टटोला जाए जाके? नहीं, वैसा अगर होता ना तो स्ट्रक्चर्ड वे में होता, फिर उसके बाद इस तरह से नहीं होता है कि मतलब ऐसे ही जाके, उनको भी तो पता ही होगा ना कि मायावती ऐसे नहीं मिलती हैं कि आप सीधे पहुंच जाइए और वो आपसे मिल लेंगे, और उसके बाद फिर पार्टी सो कॉज नोटिस भी जारी कर रही है, और इस तरह की मुलाकात होनी होती तो बहुत गोपनीय तरीके से कर ली जाती। तो उसमें ज़्यादा यही समझ में आ रहा है कि इन लोगों के उत्साह ज़्यादा, और अखिलेश यादव के हिसाब से आप देखें तो वो तो एकदम दोनों हाथ खोल के स्वागत करना चाहेंगे मायावती जी का। हाँ, इसमें कहाँ कोई डाउट होनी चाहिए। लेकिन मायावती किसी कीमत पर नहीं जाएंगी। अब कांग्रेस पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ प्रियंका गांधी के इतने इक्वेशन, इतनी सारी चीज़ें वहाँ मायावती साथ चली जाएंगी। दूसरा, मायावती ये क्यों चाहेंगी कि बीजेपी जैसी पार्टी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाए? तो उनके पास कोई कारण भी तो होना चाहिए ना ऐसा चाहने कोई का। फायदा भी दिख रहा है, फायदा दिखे भाई, करे कोई तो एक कारण हो। ठीक है, ऐसा चंद्रशेखर करने का के लिए फुटप्रिंट फायदा बढ़ेगा क्या इस चुनाव में? उस पॉकेट के अलावा नगीना वाली। जिला, लेकिन उसके मुझे लग अलावा रहा है कुछ कि इस लगता बार नहीं कि- चंद्रशेखर के लिए वो जगह भी ठीक नहीं है जहाँ से जीते हैं। जहाँ से हाँ, लेकिन वहाँ पर वो अपना करंट वो जो बनाते रहते हैं, इसके अलावा इस विधानसभा चुनाव में वो कुछ भी और मुस्लिम होना और ही है। दलित वोट से ही जीते इनकी हैं। रणनीति सौरभ ये देखें कि जैसे इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आगे आने वाले समय में महंगाई का असर लोगों पर पड़ना है। गवर्नमेंट भी इस बात को बखूबी समझ रही है। अभी जैसे पीएम जो मीटिंग कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, उसमें जितने प्रभावित सेक्टर हो सकते हैं, इस वक्त भी चल रही है ना, अभी ऑलरेडी मीटिंग चल रही है सेवा तीर्थ में, उसमें जैसे पेट्रोलियम, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इस तरह की मिनिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत हो रही है। और 7 से 8 सेक्टर ऐसे चुने गए थे कि वेस्ट एशिया क्राइसिस पे किन किन सेक्टर पे इसका असर पड़ना है, कैसे आपको उनको हैंडल करना है। तो अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो उसका असर महंगाई पे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार की ये जिम्मेदारी बड़ी रहेगी और बड़ा चैलेंज रहेगा कि कम से कम आप उसको बढ़ने दें और उसको ठीक तरीके से कैसे लागू करें। वहीं पर उन लोगों को उम्मीद दिख रही है, और इस चीज़ को, जो कि ये ऐसी चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता। अगर दुनिया में इतना बड़ा क्राइसिस है, दुनिया में इतनी महंगाई है, तो भारत में क्या ही कर सकता है। लेकिन इसी चीज़ को वो सीधे संविधान आरक्षण से जोड़ के, ताकि वैसे लोगों को समझ में आ जाए कि सरकार की गलती थी इसलिए ऐसा हो गया, तो वहाँ पर अपनी उम्मीद वो लोग देख रहे हैं। आज एक आपके जैसे ही सीनियर सेफोलॉजिस्ट हैं प्रदीप गुप्ता जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने हम प्रोग्राम से पहले ही बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी असेसमेंट में कहा है कि ये वन पार्टी डोमिनेंस एरा है, जैसे कांग्रेस का रहता था अब ये रहेगा, और उन्होंने इसकी अवधि 20 साल बताई। अब 2014 से 20 साल बता रहे हैं कि आज से 20 साल बता रहे हैं, वो मुझे समझ में आया। लेकिन वो कह रहे थे कि भाई इस अभी तो टक्कर विपक्ष दे पाए, इसकी गुंजाइश नहीं दिखाई देती बीजेपी को। देखिए, मुझे लगता है कि वो सर्वे पे नहीं दिए होंगे, जो सिचुएशन है, जो सामने लीडर है उसको देखकर उन्होंने कहा होगा। कभी भी ऐसे सर्वे एजेंसियां होती हैं जो ये बता दे कि पिछले अगले 10 साल 15 साल तक क्या होगा, ऐसा नहीं, ऐसी भविष्यवाणी कभी नहीं हो सकती है। वो इलेक्शन का ही बताया जा सकता है कि भैया 5वें साल के इलेक्शन में क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा स्टेटमेंट इसलिए दिए होंगे कि जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो इस तरीके से राहुल गांधी का वक्तव्य आ रहा है, अखिलेश यादव के अभी भी चुनाव कहिए कि अपने नहीं आए हैं नेशनली, या मतलब सेंटर के इलेक्शन के लिए तो फिर भी कोई आदमी ऐसा रिस्क ले सकता है, स्टेट इलेक्शंस में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। अब बंगाल की जीत हुई, एज ए सेफोलॉजिस्ट आपने क्या पाया कि ऐसे बड़ी विक्ट्रीज का अगले चुनाव पर कुछ असर रहता है, कुछ हैंगओवर रहता है? 200% रहता है, कम से कम कार्यकर्ताओं के अंदर तो भरपूर रहता है। अच्छा। और चुनाव कोई भी होता है, लीडर हैं या कार्यकर्ता मिलकर ही जनता को लेकर आते हैं और उससे वोट जीतते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जैसे हम लोग यूपी की बात कर रहे थे, ये लोग समझते नहीं पीडीए बनाकर क्या निकालना चाहते हैं। बंगाल में वैसी सीट, वोट नहीं निकल सकता ना। बंगाल में ऐसे जीत कर आए हैं और ऐसे जगह से जीत कर आए हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। यदि वहां पे 100% एसटी सीट, 75% एससी सीट, कौन सा पीडीए कहां काम कर रहा आज है? एक मैंने वो डेटा आया है, आपने शायद पढ़ा होगा, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बूथ वाइज डेटा जारी हो गया है। ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी घर के बूथ पर जो है, किसी बूथ पे 40 वोट, किसी पे 20, 400 से 700 वोट बता रहे हैं एक बूथ में होते हैं, 40, 50, 70, 80 ऐसे वोट भी उनको मिले हैं। जिस एरिया में वो रहती हैं वहां पर भी आधे से कम वोट मिला है उनको। तो वही कर रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है इलेक्शन का, उसको तोड़ने की स्थिति में आज मुझे लगता है कि अखिलेश यादव नहीं। वो बार बार 24 को कहकर आप, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर बूथ पे 5 वोट बढ़ा दो, भाजपा दिखाई भी नहीं देगी।
हर बूथ पे 5 वोट बढ़ा लो जाके बस। कैसे बढ़ेगा इसके बारे में तो बता दें कि क्या भैया कितना वोट था सर? नहीं घटेगा कितना ये उसका भी तो उसका हिसाब भी तो करना हिसाब चाहिए। 22 में कितना वोट था समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का? हम अंकल 6 या 7% का अंतर था। 6-7 तो उसी आधार पर कुछ कह रहे होंगे हर बूथ पर इतना इतना वोट बढ़ा लो। हमने कहा 5 वोट बढ़ा लो। खैर वो तो बहुत कुछ कह चुके हैं। SIR हुआ तो उन्होंने कहा बीजेपी हार गई। हर सीट पर जो है बीजेपी कम से कम 20,000 वोट से हार गई। देखिए सौरभ जी, एक चीज जान लीजिए, जो SIR में हुआ है भैया खाली हाँ। SIR में जो हुआ है, SIR के कारण जो इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार, मैं बार बार बोलता हूं, चाहे बंगाल का ले लीजिए, चाहे बिहार का ले लीजिए और उत्तर प्रदेश का, वो वोटर मारे गए जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोटर थे। वो कौन वोटर थे? छापा वोटर, बोगस वोटर। किसी भी मुस्लिम एरिया में चले जाइए, हर बुध की कहानी यही है कि 50% वोट है, एक ही आदमी मार देता है, 10 आदमी मिलकर मार देते हैं। कोई रोक टोक नहीं होता, किसी की हिम्मत नहीं होती। तो ये बीजेपी सच्चाई है। अगर बीजेपी जीतती है तो मार्जिन और बढ़ना चाहिए पिछली बार से। एकदम बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ेगा? मैं तो कहा ना कि कोई कारण आप सौरभ जी बताइए कि क्या हो सकता है कि आज योगी आदित्यनाथ को छोड़कर लोग अखिलेश यादव के जाएंगे। कोई मुद्दा होगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया होगा, पावर खराब हो गया होगा, सड़क खराब हो गया होगा, जो इनका अन्न वाला जो सबसे ज्यादा इनका पॉपुलर है वो खराब चल गया होगा, या बहुत बड़ा करप्शन स्टेट में हो गया होगा कि वो दिख रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ इतने पैसे कमा रहे हैं। कोई तो कारण होगा ना। वही तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं, कैसे बनेगा? हम महसूस जो कर रहे हैं उसको कैसे एक्चुअली बनाएं? वही बनाने की कोशिश कैसे करते हैं? उनका जो रोज का जो है, आप देखिए कार्यक्रम जो है उनका, जो रोजमर्रा का प्रोग्राम रूटीन जो है उनका, रूटीन जो है, वो पार्टी दफ्तर में हाँ। 150 कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, डेली बुलाते हैं कि संघर्ष करना है, पार्टी की सरकार बनाना है, बीजेपी को हटाना है, आप लोग जुट जाइए। और उसके बाद घर जाके सो जाते हैं और एक ट्वीट आ जाता है, 1 2 3 ट्वीट आ जाता है। जिस दिन कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा था यूपी में, आप रनिंग कमेंट्री भूल जाते। अखिलेश यादव के ट्वीट जिस गति से आ रहे थे, अरे 6 मंत्री बन रहे थे भाई, कोई नई सरकार नहीं बन रही थी, पहली बार नहीं बन रही थी। आपका उसमें मतलब क्या इंटरेस्ट है? आपके उस ट्वीट्स को कौन पढ़ रहा है, किस पर असर हो रहा है? दूसरी बात यह है जो आपने प्रदीप गुप्ता की बात कही, लोग तुलना करते हैं जो 1 पार्टी डोमिनेंस था कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी को एडवांटेज था आज़ादी के आंदोलन का, उसकी लिगेसी का। बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति की तुलना करेंगे तो बीजेपी को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये विचारधारा पर आधारित पार्टी है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी ताकत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो किसी पार्टी के पास नहीं है इस तरह का संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन।